यूएन की एक आज़ाद रिपोर्ट आई है और भारत के ही एक जज एस मुरलीधर के नेतृत्व में ये रिपोर्ट बाहर आई है। इजराइल ने 20,000 फिलिस्तीनी बच्चों का कत्लेआम किया और 44,000 से ज्यादा वो जो बच्चे हैं उनको जख्मी कर दिया। We have witnessed more than 20,000 children who've been killed and more than 44,000 children who've been injured. दूध पीते बच्चों के सर में और उनकी कमर में गोलियां मारी गईं, उन पर हमला किया गया जब वो अपनी माँ का दूध पी रहे थे। बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे को मार रहे हैं आप क्वाडकॉप्टर लेके, माँ को नहीं मार रहे हैं। और बच्चा अपने बाप के साथ सड़क पर चल रहा है, बच्चे को मारते हैं, बाप को छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके स्पेसिफिक वुंड्स है गर्दन और सिर पर, क्योंकि मैक्सिमम डैमेज हो जाए। इनका सोच जो ये है ना, हर बच्चे को वो टेररिस्ट आतंकवाद मानते हैं। तो जब लेबल कर देते हैं 10 साल के बच्चा को, 12 साल के बच्चा को टेररिस्ट लेबल कर देते हैं, तो सोल्जर्स दे फील जस्टिफाइड टेररिस्ट को कोल्ड ब्लड में शूट करना। तो दिस हैज बिकम अ माइंडसेट। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करना, फिर बताना पत्रकारों को, इसी ब्यूरो को बार बार बताना, कैसा आपके लिए तजुर्बा रहा? दिस इज इमोशनली वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो मेरे भी एक रोल डिफरेंट सा रोल था। मैं अभी तक जज हुआ हूँ, जो मैं ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट्स को देख रहा हूँ, मगर पहले बार मैं एक आयोग का चेयर हूँ जो इन्वेस्टिगेशन करती है। मैं ये साफ बताना चाहता हूँ, कोई हमास और हमास एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से कोई कनेक्शन नहीं है इस आयोग का, उनसे हम बात करते ही नहीं है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब एक ऐसी खबर न जो मेरे लिए सुनाना आसान है, ना आपके लिए सुनना आसान है। यूएन की एक आज़ाद रिपोर्ट आई है और भारत के ही एक जज एस मुरलीधर के नेतृत्व में ये रिपोर्ट बाहर आई है, जो सीधे तौर पे ये बता रही है कि इजराइल ने 20,000 फिलिस्तीनी बच्चों का कत्लेआम किया और 44,000 से ज़्यादा वो जो बच्चे हैं उनको ज़ख्मी कर दिया। इसमें यहाँ तक उन्होंने बताया कि दूध पीते बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। एक माँ की गोद में अगर बच्चा है, कुछ दिन का बच्चा, और दूध पी रहा है माँ का, उसके ऊपर हमला किया गया। अगर एक बाप के साथ बच्चा हाथ पकड़ के जा रहा है तो बाप सही सलामत है, लेकिन बच्चे के ऊपर हमला किया गया। इस तरह की रिपोर्ट पूरी दुनिया को जिसने दहला कर रख दिया है। और उम्मीद यह है कि जो सत्ता के मचानों पर बैठे हुए जो सत्ताधीश हैं वो भी इन बातों को सुन रहे होंगे जो जस्टिस मुरलीधर की इस रिपोर्ट में सामने आया है। उनसे एक ही पल में मैं बातचीत करूंगी, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने बताया है कि कैसे बच्चों को हर तरह से निशाना बनाया गया, चाहे उनको भुखमरी का शिकार बनाया गया, चाहे उनको स्टार्व किया गया, चाहे उनको ज़ख्मी किया गया, चाहे उनको जान से मारा गया, पूरे तरीके से कोशिश की गई कि किसी तरह से ये बच्चा ज़िंदा ना रह पाए। इस तरह से उन्होंने बताया कि इजरायली जो सोल्जर्स हैं, इजरायली फ़ौजी जो IDF कहलाता है, उसके सोल्जर्स ने बाकायदा निशाना लगाकर इन बच्चों को मारा है। और इसके अलावा जो ज़ख्मी हुए हैं बच्चे, वो भी पूरी उम्र के लिए पैरालाइज हो गए हैं। तो ये रिपोर्ट है यूएन कमीशन की। इसके चेयरपर्सन मुरलीधर वो बता रहे हैं कि 2023 से लेकर और अब तक, यानी 2 साल की ये रिपोर्ट है, इसमें 20,000 फिलिस्तीनी बच्चे और 44,000 बच्चों को घायल किया गया, 20,000 को मारा गया है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद ये जो पूरे जुल्म और ज़्यादती का एक कुचक्र ये शुरू हुआ इजराइल के ज़रिए, उसने इतनी बड़ी तादाद में इन बच्चों को हलाक किया है। तो बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से एक मेंटल ट्रॉमा या कहा जाए एक मानसिक आघात से होकर गुजर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे भूख और बेघर होने से भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि इजराइल के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने बाकायदा वो अनाथ घर, जी हाँ, अनाथ घरों तक भी हमला करके इन बच्चों को निशाना बनाया। क्या कह रहे हैं जस्टिस मुरलीधर, अपनी रिपोर्ट में सुन लेते हैं। The Commission found indisputable evidence with regards to the deliberate, targeted killing of Palestinian children, including since the October 2025 ceasefire, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare, and educational facilities. There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025. We have witnessed more than 20,000 children who've been killed and more than 44,000 children who've been injured.
children constitute 30% of all those killed in OPT, and the killing and injuring of children has been a continuing activity. इसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जस्टिस मुरलीधर जुड़ गए हैं। जस्टिस मुरलीधर, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए, जो ये पूरी खबर आई है जिसने मुझे लगता है कि सिर्फ ये इजराइल, फिलिस्तीन या वेस्ट एशिया की बात नहीं, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आपका चेहरा हर जगह देखा जा रहा है, तमाम इंटरनेशनल चैनल्स आपको बुला रहे हैं। एक तरह से मुझे एक भारतीय होने के नाते गर्व का एहसास होता है कि आप एक ऐसी कमेटी का हिस्सा रहे, उसको आपने लीड किया, जहां अत्याचार की इस तरह की खबरें सामने आई हैं, जिस नाइंसाफ़ी को हम हमेशा जानते थे लेकिन सामने लाने का काम आपने किया है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हमें समझाइए। ये जो आयोग है ना, इसका मेन हेडक्वार्टर्स जेनीवा में है, और एक टीम ऑफ 12 प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें जेंडर स्पेशलिस्ट हैं, साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट हैं, मिलिट्री एनालिस्ट हैं, चाइल्ड राइट स्पेशलिस्ट हैं, लीगल एनालिसिस करने के लिए स्पेशलिस्ट हैं। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट देशों से आए हैं और बड़ी डेडिकेशन से अपने काम करते हैं। ये जो एविडेंस हमने रिलाई किया है रिपोर्ट में, ये 2-3 साल से ये इकट्ठा कर रहे हैं। हर बार जो रिपोर्ट पेश होता है, इससे पहले प्रिपरेटरी वर्क बहुत पहले से शुरू होता है। पहले एक पब्लिक कॉल फॉर सबमिशंस इश्यू करते हैं ये आयोग से। सारी दुनिया से लोग जिनके बारे में कुछ जानकारी हो, वो अपने जानकारी दे सकते हैं ओवर द नेट और ईमेल और व्हाटएवर। वीडियो क्लिप्स बेचते हैं, ऑडियो क्लिप्स बेचते हैं, फोटोग्राफ्स बेचते हैं। इसके अलावा हम खुद टेस्टिमनीज रिकॉर्ड करते हैं। फलस्तीन से जो चिल्ड्रन बाहर आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको हम इंटरव्यू कर पा रहे हैं, फैमिलीज को कर पा रहे हैं, मगर हमें इजाजत नहीं देती है इजराइल वहां जाके उनसे मिलने के लिए। ना उनसे मिल सकते हैं, ना इजरायली सिटीजन से भी मिल सकते हैं। जो इजरायली विक्टिम्स हैं उनको भी मिलने के लिए इजाजत नहीं देती है इजराइल। हम बार बार लिखते हैं इजराइल को कि हमें परमिशन दें, मगर मना करती है। तो ये एक हैंडीकैप है। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, जो एविडेंस हमें मिला है, इट्स ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ एविडेंस। फोरेंसिक एविडेंस है, मेडिकल एविडेंस है, जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं वहां पर गाजा हॉस्पिटल्स में। उन्होंने अपने फर्स्ट हैंड इंप्रेशंस टेस्टिमनीज के तहत हमें दिए हैं। और ओरल हियरिंग्स हमने इस बार जेनीवा में कंडक्ट किया है, जिसमें डॉक्टर्स आके पेश हुए हैं और अपने बात रखे हमारे सामने। तो ये सब भी नेट में है। इतनी तमाम एविडेंस को हम साइंटिफिक बेसिस पर एनालाइज करते हैं। ये नहीं कि एक घटना के लिए एक ही टेस्टिमनी पर रिलाय करते हैं। एक टेस्टिमनी को लेके उसकी करॉबरेशन करते हैं थ्रू साइंटिफिक वेज। तो मेरी पूरी उम्मीद यह है कि दिस एविडेंस दैट वी हैव रिलाइड ऑन इस रिपोर्ट के लिए, वो सॉलिड है। और कोई कोर्ट में ये टेस्ट होता है तो प्रूव करने के लिए बहुत मदद आएगा। जी हाँ, आपने पूरी प्रक्रिया हमको समझाई है। और मुझे ये भी बताइए कि एक भारतीय जज यूनाइटेड नेशंस कैसे पहुंचा और आपने कैसे लीड किया इस बात को। लेकिन सवाल मेरा साथ में आप ये भी ले लीजिए कि किस तरह से, जिस बात ने मुझे बुरी तरह से झिझोड़ दिया, पहली बात तो फ़िलिस्तीन का ये पूरा जो नरसंहार है, वो अपनी टीवी स्क्रीन्स पर, अपने मोबाइल की स्क्रीन्स पर, ये शायद दुनिया के इतिहास में एक ऐसा नरसंहार होगा जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, लाइव स्ट्रीम हो रहा था, जिसको हमने देखा। पूरी दुनिया ने उसको, एक तरह से मैं कहूँगी पूरी दुनिया का ओपिनियन, जो उनका विचार था, वो बदल गया। 20,000 बच्चों तक, इस आंकड़े तक आप कैसे पहुँचे? और सबसे ज़्यादा जो मुझे झिझोड़ा जिस बात ने, वो था, आपने कहा कि दूध पीते बच्चों के सर में और उनकी कमर में गोलियां मारी गईं, उन पर हमला किया गया जब वो अपनी माँ का दूध पी रहे थे, और माँ को कुछ नहीं हुआ। तो यही अजीब बात है ना। बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे को मार रहे हैं आप क्वाडकॉप्टर लेके, माँ को नहीं मार रहे हैं। और बच्चा अपने बाप के साथ सड़क पर चल रहा है, बच्चे को मारते हैं, बाप को छोड़ देते हैं। ये नहीं कि एडल्ट्स को नहीं मारते हैं, मगर ये टारगेटेड जब कहते हैं ना, हम ये पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके स्पेसिफिक वुंड्स है गर्दन और सिर पर, क्योंकि मैक्सिमम डैमेज हो जाए। और जो टॉर्सोस है ना, अपर बॉडी के पार्ट, उस पर स्मॉल स्क्वायर शेप्ड बुलेट होल्स हैं। ये कहते हैं क्यूब शेप्ड पेलेट्स। ये जो बच्चे के लिए ना बहुत खतरनाक है। जब अंदर घुस जाते हैं ये पेलेट्स,
वो स्प्रेड हो जाते हैं बच्चे की शरीर के अंदर और मैक्सिमम इंटरनल डैमेजेस, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। जो डॉक्टर्स ने हमारे सामने टेस्टिमनी दी, वो हैरान हो गए कि इतने सारे बच्चे के साथ ऐसा एक ट्रेंड देखते जा रहे हैं और बच्चों को वो सेव नहीं कर पा रहे थे। तो दे वर वेरी वेरी अस्टोनिश्ड एट द स्पेसिफिक टारगेटिंग एंड डेलिबरेट किलिंग ऑफ चिल्ड्रन। आप ये इस तकनीक के बारे में, जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताइए कि ऐसा मुमकिन कैसे होता है। पहली बात तो मुझे नहीं पता कि आप इस बात को समझ पाए, लेकिन हमारे पास तो आपसे बेहतर कोई सोर्स ही नहीं है समझने के लिए कि इंटेंशन क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि जो अडल्ट्स हैं उनको मारने के लिए जो भी इंटेंशन हो, लेकिन बच्चों को मारने के पीछे क्या इंटेंशन होता है। दूसरे, ये कौन सी टेक्निक है जिसका आपने अभी भी जिक्र भी किया, जिससे सिर्फ इतना स्पेसिफिक, इतना प्रिसाइज कि माँ की गोद में बच्चा है, दूध पी रहा है, बच्चे की जान ले ली गई, माँ सलामत है। आप कह रहे हैं कि बच्चा पिता के साथ जा रहा है, पिता जिंदा है, लेकिन बच्चे की जान ले ली गई या उसको जो है जख्मी कर दिया गया। कैसे होता है ये? तो पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एक सोच है इसके पीछे। जब एक फिलिस्तीनी की ग्रुप देखते हैं ना, उनके बच्चे दे आर दी पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी, बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी जो कहते हैं ना, और कंटिन्यूटी ऑफ आइडेंटिटी। दे आर द बैरर्स ऑफ द फ्यूचर आइडेंटिटी ऑफ द पैलेस्टीनियंस। ये हिंदी में आप अनुवाद कर सकते हैं, मगर एक सोशल बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी के लिए ये यानी बहुत आप ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। आप ये कह रहे हैं कि बच्चा ये बताता है कि ये नस्ल आगे बढ़ रही है और फिलिस्तीनी लोग खत्म नहीं हो रहे हैं। तो फिलिस्तीन के लोगों की, इसी को तो हम कहते हैं, देखिए मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हूँ और उर्दू का एक शब्द होता है नस्ल कशी, जिसको नरसंहार कहते हैं। नस्ल को कश करना यानी उसकी नस्ल को, जनरेशन को तबाह कर देना, इसी को तो नस्ल कशी कहा जाता है। बिल्कुल। और इनके जो पॉलिटिशियंस ना, राइट विंग पॉलिटिशियंस, ये स्पीचेस देते हैं अपने सोशल मीडिया में, पोस्ट इनका होता है। मैं एक पढ़ा के सुनाता हूं आपको, आप हैरान हो जाएंगे। ये डेप्यूटी स्पीकर हैं इसराइल की पार्लियामेंट, जो केनेसेट कहते हैं, और ये कहते हैं एक सोशल मीडिया पोस्ट में 9 अक्टूबर 2023, और मैं अंग्रेज में पढ़ूंगा इसको। इरेज गाजा, nothing else will satisfy us. It is not acceptable that we maintain a terrorist authority next to Israel. Do not leave a child there. Expel all the remaining ones at the end so that they will not have resurrection. और ये भी कहते हैं 30 जनवरी 2025 को, यही डेप्यूटी स्पीकर जो केनेसेट के हैं, ये कहते हैं गाजा इज फुल ऑफ टेररिस्ट्स एंड एवरी चाइल्ड बॉर्न देयर इज ऑलरेडी अ टेररिस्ट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ। तो इनका सोच जो ये है ना, हर बच्चे को वो टेररिस्ट, आतंकवाद मानते हैं। तो जब लेबल कर देते हैं 10 साल के बच्चा को, 12 साल के बच्चा को टेररिस्ट लेबल कर देते हैं, तो सोल्जर्स दे फील जस्टिफाइड टेररिस्ट को कोल्ड ब्लड में शूट करना। तो दिस हैज बिकम अ माइंडसेट। ये सोच सोल्जर्स के पास भी है, और सोल्जर्स के उनका सोच है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है मुझे, मैं तो बस आई एम कैरिंग आउट द विल ऑफ माई पीपल। इतने तक कि सोल्जर्स ने खुद अपने ये जो करते हैं ना, ये सब किलिंग, इसको उन्होंने खुद फिल्म करके, खुद उसके बारे में टेलीविजन, इजरायली टेलीविजन चैनल्स में बात की है। मैं ये भी पढ़ा के सुनाता चाहता हूं अपने व्यूअर्स को। हमने ये कोट किया है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाया है उन्होंने इजरायली टेलीविजन में, जिसमें एक इजरायली सोल्जर ये कह रहा है, the drones, he just says this, the drones, in my opinion, are what most dehumanizes the other side. You see everything on a screen. You drop the bomb, it feels like a game. You can sit in some basement of a house, safe, with your helmet off, scratching your balls, half dressed, and kill Palestinians. तो ऐसा होता है कि ये क्वाड कॉप्टर्स जो है ना, ये हम ड्रोन्स बहुत सारे देखे हैं। ड्रोन्स के एक 4 टाइनी ब्लेड्स होते हैं क्वाडकॉप्टर्स में, और एक क्वाडकॉप्टर्स में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है जो स्क्रीन में दिखाता है कि जो टारगेट है वो बच्चा है या अडल्ट। इट गिव्स यू द शेप ऑफ द बॉडी, and you are able to preload the quadcopters with pellets and with precise bullets. So the precision is very high. So all you have to do is sit wherever you are and press a button. बटन दबा के आप प्रिसाइसली टारगेट कर सकते हैं। इसलिए इतना
टाइनी बेबी के सिर पर एक बुलेट पास होता है और माँ को कुछ नहीं होता है, इतना प्रेसिशन है. सो ये दिस इज अ वेरी डेलिबरेट प्लान्ड मूव सो दैट देयर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ द पैलेस्टीनियन एज अ ग्रुप. तो इसलिए हमने जेनोसाइड पर सितंबर 2025 को इसी आयोग ने एक रिपोर्ट पेश किया था. ये जो रिपोर्ट हमने अभी पेश किया है, दिस इज फर्दर प्रूफ दैट जेनोसाइड इज बीइंग कैरिड आउट इन गाजा. मैं आपको सलाम करती हूँ इस शब्द को भी इस्तेमाल करने के लिए. पूरी दुनिया की ताकत लग गई थी, लेकिन वेस्टर्न मीडिया इस शब्द को, जी शब्द, अभी भी आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैं ये चैलेंज करती हूँ कि आप कहीं लिख कर दिखा दीजिए इसको, कहीं सोशल मीडिया पे इस शब्द को लिख के दिखा दीजिए, आप यूट्यूब पर वीडियो बना के दिखा दीजिए, आप चैट जीपीटी से इस पर सवाल मांग लीजिए. पूरा जो ये ज़ायनिस्ट लॉबी है, इसने इस पूरी टेक्नोलॉजी को इस तरह से कंट्रोल किया है कि आपके मुंह से ये शब्द निकलने नहीं देंगे. यानी जो हो रहा है, नस्ल कशी हो रही है, लेकिन नस्ल कशी को नस्ल कशी कहने की इजाज़त नहीं है. जस्टिस मुरलीधर, आपने कई बातें कही हैं इस दौरान. मैं एक दो शब्दों में अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ. आप ये कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने ये कहा कि हमें गज़ा को ही मिटाना होगा, इरेज करना होगा. जो बच्चा वहाँ पैदा होता है, पैदा होते ही वो बच्चा आतंकवादी होता है. ये बात भी कही इन्हीं मंत्री ने. और आपने जो बताया है इजरायली सोल्जर का ये पूरा ब्यौरा, उसमें आप ये कह रहे हैं कि खुद उन्होंने आके, ये नहीं कि आपको इंटरव्यू करने का मौका मिला, बल्कि खुद उन्होंने अपने आप को, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें उसने कहा कि बेसमेंट में बैठे हुए आपके पास ये मशीन है, आपको यूनिफॉर्म पहनने की या हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बटन दबाइए और आप पूरे तरीके से इसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं. और अंग्रेज़ी में आपने ये भी कहा कि स्क्रैचिंग योर बॉल्स, यानी ये भी कह रहे हैं कि अपने आप से खेलते हुए. मैं उन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहती, ये जाहिर है हर उम्र के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ जस्टिस मुरलीधर, हैंड ऑन योर हार्ट, कितना मुश्किल था आपके लिए असाइनमेंट? आप ये सब बता रहे हैं, मैं आपके चेहरे के तासुरात देख रही हूँ. ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करना, फिर बताना पत्रकारों को, इसी ब्यूरो को बार बार बताना, कैसा आपके लिए तजुर्बा रहा? No, this is emotionally very, very challenging. ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करना, फिर बताना पत्रकारों को, इसी ब्यूरो को बार बार बताना, कैसा आपके लिए तजुर्बा रहा? उनको बार बार वीडियोस देखना पड़ता है. और जब हम बैठ के, वो ऑनलाइन ही बैठते हैं और रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने के एक्सरसाइज में लगते हैं, लाइन बाय लाइन हम देखते हैं ताकि कोई गलती ना हो. और हर बार जो फाइंडिंग है उसकी बैकअप एविडेंस हमें स्क्रीन में दिखाते हैं वो. मगर इससे पहले वो 20 बार देख चुके हैं. इतना गहरा इमोशनल दबाव है उन पर, मैं कह नहीं सकता हूं. मगर एक सेंस ऑफ डेडिकेशन और ड्यूटी से काम करते हैं. ये भी मुझे सीखना लगा कि देयर इज अ टीम ऑफ थॉरली प्रोफेशनल पीपल, जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं ना. मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये आयोग जो है वो जांच वाली आयोग है, जुडिशियल आयोग नहीं है. तो मेरे भी एक रोल, डिफरेंट सा रोल था. मैं अभी तक जज हुआ हूं, जो मैं ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट्स को देख रहा हूं. मगर पहले बार मैं एक आयोग का चेयर हूं जो इन्वेस्टिगेशन करती है. तो मुझे ये पाया कि व्हाट इज अ थरो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, एंड दे आर नॉट स्वेड बाय इमोशन. इन इन्वेस्टिगेटर्स के साथ मैंने शेयर किया है 3-4 मीडिया रिपोर्ट्स और उनको कहा ये देखिए. वो कहते थे मुझसे, ये तो ठीक है, ये मीडिया रिपोर्ट्स है, मगर हमें ये काफी नहीं है. वी नीड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन. सो दे डू नॉट रिलाई ओनली ऑन मीडिया रिपोर्ट्स. इसराइल का एक आरोप है कि हमने जो हमास हमें दिया है वही हमने इस्तेमाल किया है. मैं ये साफ बताना चाहता हूं, कोई हमास और हमास एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से कोई कनेक्शन नहीं है इस आयोग का. उनसे हम बात करते ही नहीं है. जो सोर्स हैं हमें मिलते हैं, जो पब्लिक, वी केयरफुली सिफ्ट इट टू मेक श्योर इट इज अ रिलायबल सोर्स, इट इज नॉट टेंटेड बाय एनी बायस. तो वी आर वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट, विच इज व्हाई यू विल फाइंड इस रिपोर्ट में हम 15-16 केसेस डिस्कस कर रहे हैं जो गहराई से हमने इन्वेस्टिगेट किया है. मगर हमारे साथ सबूत है 170 केसेस से ऊपर, और ये सबूत हम शेयर करना तैयार हैं. मैं इजरायली अथॉरिटीज को अभी भी कहता हूं, यदि आपके पास कोई ऐसा सबूत है, कोई एविडेंस है जो हमें देखना है, आपका आरोप है, ये एविडेंस आपने छोड़ दिया है, बेशक उसे हमें हमारे सामने रखिएगा, दुनिया के सामने रखिएगा. हम उसे एनालाइज करेंगे इसी तरह जैसे हमने दूसरे एविडेंस को एनालाइज किया है, एंड वी आर ओपन अबाउट इट.
देखिए ना, हमारा जो जांच है, इट्स लाइक अ चार्जशीट एट द एंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसको इस पर आगे भी और इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, आईसीजे के सामने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने, या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और वो दे कैन कम टू अ कंक्लूजन, फर्दर कंक्लूजन। मगर दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस, सो इट इज नॉट अ कैजुअल एक्सरसाइज एट ऑल। जी हाँ, आप बहुत ही अहम बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, आरोप ये लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि देखिए हमास ने आपको ये चीज़ें उपलब्ध कराई हैं जिनको आप कह रहे हैं, और आप जज की हैसियत में भी नहीं, आप तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच कर रहे थे, एक आज़ादाना जांच कर रहे थे, इन तमाम पाबंदियों के बावजूद कि आपको ना तो इजरायलियों का इंटरव्यू करने की आपको सुविधा मुहैया थी, ना ही आप फ़िलिस्तीन में जा सकते थे और वहाँ लोगों से बातचीत कर सकते थे, बल्कि जो लोग उन सरहदों के बाहर आ गए उनसे बात करके आपको ये तमाम आपने फाइंडिंग्स मिली हैं आपको, और मीडिया रिपोर्ट्स पे आपने बिल्कुल भी ये तमाम अपनी फाइंडिंग्स बेस नहीं की हैं। अब यहाँ दो सवाल हैं मेरे आपसे। पहली बात तो ये है कि ये भी अच्छा हुआ कि जो इनकी मंत्री का बयान है, इससे कम से कम ये पूरा जो एक ढोंग था, ये नौटंकी थी कि देखिए इसलिए हमला किया जा रहा है गज़ा पर चूंकि वो 7 अक्टूबर का हमला हुआ था, इसलिए हम उसका बदला ले रहे हैं। तो पहली बात तो अब वो ढोंग भी ख़त्म हो गया है उनके बयान के बाद कि हमास से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो कहते हैं पूरे गज़ा को हम तबाह करेंगे, उसको मिटा देंगे, और हर बच्चा आतंकवादी पैदा हो रहा है। और इसराइल का एक भी कहना है, हमें समझना चाहिए उनका थिंकिंग क्या है। वो कहते हैं आप चुप हैं हमास के हमले पर, ये बिल्कुल गलत है। 7 अक्टूबर 2023 का जो इंसिडेंट था, उस पर एक जांच किया इस आयोग ने, और उस पर अलग से एक रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें साफ हमने लिखा है कि हमास क्या क्या आतंक वाली काम किया है, जो हॉस्टेजेस को लेकर वायलेंस एंड रेप एंड मर्डर, इट हैज ऑल बीन लिस्टेड आउट इन दैट रिपोर्ट। और एक ही हफ्ते पहले इस रिपोर्ट हमने 23 जून को पेश किया है। 15 जून को एक अलग से एक रिपोर्ट हमने पेश किया कि ऑन नॉन स्टेट एक्टर्स, जो कहते हैं सेटलर्स, इजरायली सेटलर्स वेस्ट बैंक में पाते हैं, जो इजरायली नागरिक हैं, वो जबरदस्ती फिलिस्तीनी लैंड पर कब्जा करते हैं, उनके खेतों को जला देते हैं, घरों को जला देते हैं। ये वायलेंस पर लिखा है। मगर उसी रिपोर्ट में हमास का जो वायलेंस है अपने ही फिलिस्तीनी लोगों पर, उस पर भी हमने लिखा है। और फिलिस्तीनी चिल्ड्रन पर, बच्चों को कैसे हमास ट्रीट करती है, उसके बारे में भी लिखा है। तो हमारे ये जो रिपोर्ट्स हैं, बार बार लगातार देते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, ये एक साथ पढ़ना है तो आपको साफ पता चलेगा कि ये निष्पक्ष आयोग है। इस जी आयोग का कोई मतलब नहीं है कि गलत से किसी को दोषी दिखाए, उस पर कोई किसी को कुछ फायदा नहीं है। हम हमारे को कमिश्नर्स एक हैं जस्टिस फ्लोरेंस मुम्बा, ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं जाम्बिया से। दूसरे हैं एक क्रिस सिडोटी, वो सीनियर लॉयर हैं ऑस्ट्रेलिया से, और मैं भारत से हूं। हमें वी हैव नथिंग टू गेन बाय फॉल्सली अक्यूजिंग एनीबॉडी, मच लेस द स्टेट ऑफ इजराइल और इट्स सोल्जर्स और इट्स सिटीजन्स। इनफैक्ट आई वुड अर्ज, और ये भी बार बार कहते जाता हूं, कि हमें मौका दीजिए अपने नागरिक से बात करने के लिए। इसराइलियों को, उनके विक्टिम्स को उनसे बात करने के लिए हम तैयार हैं। तो इजराइल उनको रोकती है, इट एक्टिवली इंस्ट्रक्ट्स देम नॉट टू एंगेज विद द कमीशन। तो इस हालात में ऐसे आरोप लगाना, आई थिंक इट इज अनफेयर। बिल्कुल। आखिरी सवाल अब आपसे ये बताइए कि इस रिपोर्ट का अब क्या होगा? हमने सुन लिया, आपने सुन लिया, दुनिया ने सुन लिया, अब इसके बाद इस रिपोर्ट का क्या होगा? मैं ये भी एक प्रोसेस मैंने सीखा इस बार जब जिनीवा में था, 2 हफ्ते ठहरा था वहां पर, कि हमें मौका देते हैं यूरोपियन यूनियन नेशंस को प्रेजेंट करने के लिए। हमने अलग से एक प्रेजेंटेशन दी उनको, हमने अलग से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी कंट्रीज, उनको भी पेश किया है, और तीसरा प्रेजेंटेशन हमने दिया है सिक्योरिटी काउंसिल के सामने। और हर बार ये रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव रहा। मगर बार बार यही होता है कि जब हम पूछते हैं आप क्या करने वाले हैं, ये फ्रेज हमें मिलता है पॉलिटिकल कंपल्शन से। हिंदी में कैसे आप बताएंगे? राजनीतिक मजबूरी। हाँ। राजनीतिक तो हमारा एक रिस्पॉन्स था, एक्चुअली 2 तरह के रिस्पॉन्स। सिक्योरिटी काउंसिल के सामने हमने ये कहा कि आपने खुद एंडोर्स किया है एक बोर्ड ऑफ पीस, जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया था गजा के लिए। तो वो बोर्ड ऑफ पीस कुछ नहीं कर रही है। हमने पूछा कि वो आप कन्वीन करो बोर्ड ऑफ पीस का मीटिंग,
हम अपने जो फाइंडिंग्स हैं इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में वो पेश करते हैं उनके सामने, ताकि वो कुछ स्टेप्स लें। दूसरा ये मैंने कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है जो बेसिक मेडिकल नीड प्रोवाइड करना, and to have basic decency of respecting the humanity. That is, you don't prevent food supplies, drinking water supply, sanitation supplies, so that some life with dignity can still be lived. तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ में ये सब लिखा है। जो आप इजराइल हैं, ऑक्यूपाइंग पावर हैं, आप पर भी बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपको यू हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। और हम सारी कंट्रीज जो हैं जेनेवा कन्वेंशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस हालात में हमने कहा दो चीज हमें इंश्योर करना है कि कोई भी बच्चा हॉस्टिलिटीज के समय पर, कोई भी बच्चा स्टारवेशन से, भूखा से नहीं मरेगा। आज 200-300 बच्चे ऐसे हैं जो भूखे से मर रहे हैं फलस्तीन में। दूसरा, कोई बच्चा फॉर वांट ऑफ मेडिकल अटेंशन के लिए नहीं मरेगा। ये if we agree on these principles, these are such basic humanitarian principles, क्या सारे देश इस पर नहीं अग्री कर सकते हैं? पॉलिटिक्स को अलग नहीं रख सकते हैं क्या? तो ये सवाल हमने रखा है। जो प्राइवेटली बात करते हैं हमसे, जो एम्बेसडर्स हैं ना, वो काफी मूव्ड हैं, इमोशनल हैं। वो कहते हैं आप जो कह रहे हैं सही है। हमारे देश में, हमारे रेस्पेक्टिव कंट्रीज में जो ग्राउंड ओपिनियन है सिटीजन्स का, वो बदल रहा है। पहले लोग हेजिटेशन था लोगों के पास कि इधर मैं फलस्तीनी के पक्ष में बात करूं कि मुझे एंटी सेमिटिक कहा जाएगा, मगर ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद उनको साफ पता चल जाता है कि इसराइल का ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये डिसप्रोपोर्शनेट है और किसी भी हालात में ये जस्टिफाइड नहीं है। तो ग्राउंड ओपिनियन इज चेंजिंग। उन्होंने खुद हमें बताया कि ये फ्लोटिला एक्टिविस्ट जो हैं, ये बताते हैं कि देश करें या ना करें, हम इंसान हैं और हम फलस्तीनी बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। तो डिस्पाइट इजराइल स्टॉपिंग द फ्लोटिला एक्टिविस्ट, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर प्रिपेयर्ड टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। तो ये चेंज इन द मूड, ये रिफ्लेक्ट शायद होगा द वे द कंट्रीज रिएक्ट टू दिस रिपोर्ट। दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस मुरलीधर, न सिर्फ के इस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए, बल्कि जो काम बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर रहे हैं। एक जज के तौर पर आपकी जो शोहरत है, जो अहमियत है, वो पूरा भारत जानता है, लेकिन अब जो फिलहाल आप काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया जान गई है कि ये कितना अहम काम है। आप दुनिया के सबसे ज़्यादा जो मजलूम लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, जिनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, आप उनकी आवाज़ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।